आज हम भौतिक भूगोल में भूकंप का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भूकंप के जो कारण थे उसमें हमने ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल भ्रंश, जलीय भार, भू संतुलन में अव्यवस्था, गैसों का फैलाव, भूपटल में सिकुड़न, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आदि कारक थे जिनके कारण भूकंप आते हैं। लेकिन ये जो सभी कारण थे इनसे विनाशकारी तथा भयंकर भूकंप का उद्भव होता है, परंतु कुछ ऐसे भी साधारण प्रकार के भूकंप होते हैं जिनका अनुभव या तो केवल सिस्मोग्राफ द्वारा ही हो पाता है या इतने हल्के होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार की क्षति की आशंका नहीं होती है। इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं उनको सामान्य भूकंप कहते हैं। इनके भी कुछ कारण अपन बता सकते हैं। जैसे पहला है, सागर तटीय भागों पर सागरीय लहरों के कटाव के कारण जब महाद्वीप का तटीय भाग टूटकर सागर में गिरता है तो समीपवर्ती जो भाग हैं उसमें थोड़ी सी कंपन का अनुभव किया जाता है। इसी तरह से जब प्रचंड सागरीय भूकंप द्वारा सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं तो उनके तट से टकराने पर आसपास के भागों में भूकंप आ जाता है। इसी तरह चूने के चट्टानों वाले प्रदेश में कंदराओं की छत जब टूटकर नीचे गिरती है तो साधारण से भूकंप अनुभव किए जाते हैं। अपक्षय की क्रिया से प्रभावित होकर पहाड़ी भागों में बड़े बड़े शिलाखंड जब टूटकर नीचे की तरफ गिरते हैं तो इस तरह का कंपन महसूस होता है। ग्लेशियर पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ सरकता है तो बीच में तीव्र ढाल के आ जाने से बड़े बड़े हिमपिंड टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जिससे इस तरह के सामान्य भूकंप आते हैं या कंपन पैदा होती है। मानवकृत जो भी परीक्षण होते हैं जैसे कि अणु बम के विस्फोट तथा परीक्षणों द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप के वर्गीकरण में जैसे इसको आप यहाँ भी देख पा रहे हो, प्राकृतिक और अप्राकृतिक या मानवकृत भूकंप। फिर आगे जैसे स्थलीय, प्राकृतिक को ही बांट दिया, स्थलीय भूकंप, सागरीय भूकंप, फिर अप्राकृतिक को स्थलीय, सागरीय, फिर ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, साधारण, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप। ये जो वर्गीकरण है इसमें अलग अलग आधार पर मानते हुए वर्गीकरण किया गया है। जैसे भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसको हम प्राकृतिक भूकंप और अप्राकृतिक भूकंप यानी कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक में आपके ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। कृत्रिम या अप्राकृतिक में जो भी रचनात्मक कार्य होते हैं उनके द्वारा या अन्य कारण जो होंगे। फिर है भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। उसको अपन साधारण, मध्यवर्ती और अत्यधिक गहराई वाले, फिर स्थिति के आधार पर स्थलीय और सागरीय, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला अपन अध्ययन करते हैं भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारक के आधार पर वर्गीकरण। प्राकृतिक भूकंप, नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो भूकंप होंगे उनका उद्भव प्राकृतिक कारणों यानी पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है, उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इसको पुनः जो बांट दिया गया है, आगे विभाजित किया गया है। पहला है ज्वालामुखी भूकंप। नाम से ही पता चल रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय
जो भूकंप आएगा उस समय जो भयंकर भूकंप का अनुभव किया जाता है वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाएंगे। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर ही आधारित होती है। 1883 का जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी भूकंप था वो बहुत ही विनाशकारी था। इसी तरह से 1968 एटना ज्वालामुखी के विस्फोट से जो भूकंप आया वो भी बहुत ही विनाशकारी था। और इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं वो स्थलीय और जलीय दोनों भागों पर ही फील किए जाते हैं, यानी दोनों भागों पर अनुभव किए जाते हैं। फिर आता है आपका भ्रंश मूलक भूकंप। इसमें क्या होगा, पृथ्वी के भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में तब्दीली होने से जो परिवर्तन होता है उससे उत्पन्न भूकंप को भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप तीव्र और भयंकर होते हैं। इनका विस्तार भूपटल में 4.8 से 24 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कैलिफोर्निया का जो भूकंप है वो इसका एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। इसी तरह 1923 जापान का संगामी खाड़ी का भूकंप भी भ्रंश मूलक ही था। संतुलन मूलक भूकंप, नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से, यानी संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से जो भूकंप आता है उसे संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। और ये इस प्रकार के जो भूकंप हैं वो नवीन जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें आते हैं। 1949 का हिंदू कुश का भूकंप संतुलन मूलक का एग्जाम्पल बता सकते हैं। फिर आता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक यानी अत्यधिक गहराई। धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। इसका जो उद्गम क्षेत्र है धरातल से 240 से 672 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस प्रकार के भूकंप बहुत कम आते हैं क्योंकि बहुत ही गहराई में उत्पन्न होते हैं और ये इतनी गहराई पर आते हैं कि वहाँ पर ऊपर स्थित चट्टानों का भार तथा दबाव बहुत अधिक होता है। किसी भी प्रकार की चट्टानों में भ्रंशन की संभावना इतनी गहराई पर नहीं की जाती। कुछ विद्वानों के अनुसार चट्टानों में स्थित रासायनिक खनिजों में विस्फोट, चट्टानों के खनिजों का पुनर्संगठन इत्यादि को ही अपन प्लूटोनिक भूकंप का कारण बता सकते हैं। फिर है कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंप। नाम से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक नहीं होके मानव का इसमें कहीं ना कहीं सहयोग होता है। यानी जब मानव के रचनात्मक कार्य, सुरंग खोदना, खान की खुदाई, बड़े बड़े भवन का निर्माण, जलाशय, बांध आदि का निर्माण, विनाशात्मक कार्य जैसे बम का परीक्षण है, विस्फोट है, इनके द्वारा भूकंप आता है तो उसे कृत्रिम या मानवकृत भूकंप कहते हैं। कृत्रिम या मानवकृत है या अप्राकृतिक भूकंप है, इसका मतलब क्या होगा कि प्राकृतिक कारक का उसमें कोई सहयोग नहीं है। यदि प्रायद्वीपीय भारत के कोयना भूकंप का कारण कोयना बांध तथा जलाशय में एकत्रित जलीय भार को मान लिया जाए तो कोयना भी मानवकृत भूकंप का उदाहरण बन सकता है, लेकिन इसके बारे में एक मत नहीं है। जलाशय इस प्रकार का जो भूकंप मतलब जलाशय के जलीय भार से उत्पन्न भूकंप को जल भंडार जनित भूकंप कहते हैं। तो अप्राकृतिक जो भी भूकंप होते हैं उनमें मानव का ही हाथ होता है, चाहे उसके रचनात्मक कार्य द्वारा आया हो या उसके द्वारा किए गए विनाशात्मक कार्य द्वारा। फिर आता है भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर। भूकंप मूल क्या, अपन ने पहले दिन पढ़ा था। भूकंप का सबसे पहले जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल के आधार पर
जो वर्गीकरण किया गया है उसमें साधारण, मध्यवर्ती और अत्यधिक गहराई वाले। गुटेनबर्ग तथा रिटर के अनुसार कंपन की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रत्येक गहराई पर एक सी होती है। भूकंप की गहराई के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। साधारण भूकंप, जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसे साधारण प्रकार के भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप, जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। अत्यधिक गहराई वाले यानी 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है तो उसे गहरे मूल वाला भूकंप कहते हैं। यानी गहराई के आधार पर इसका साधारण, मध्यवर्ती और अत्यधिक गहराई में अपन विभाजन बता सकते हैं। फिर आता है स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर यानी किस स्थान पर भूकंप आ रहा है तो 2 भागों में बांट दिया, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप। स्थलीय नाम से ही पता चल रहा है, जब भूकंप स्थल भाग पर आता है तो उसे स्थलीय भूकंप कहते हैं और इनकी संख्या सागरीय भूकंप से अधिक होती है। सागरीय भूकंप, इस प्रकार के भूकंप समुद्र के भूगर्भ में आते हैं तथा इससे अत्यधिक विनाशकारी सागरीय लहरें उत्पन्न होती हैं। इन सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी लहर कहते हैं और तटवर्ती भागों पर इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान या क्षति होती है। ये था अपना भूकंप का वर्गीकरण। अब आता है भूकंप का विश्व वितरण। भूकंप के विश्व वितरण का अगर अपन अध्ययन करें तो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो संबंध है स्थल के कुछ खास क्षेत्रों से है और भूकंप के कारणों की व्याख्या के बाद ये निश्चित सा हो जाता है कि भूकंप क्षेत्रों का संबंध भूपटल के कमजोर तथा अव्यवस्थित भागों से है। संसार के अधिकतर भूकंप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पहला है नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये कारण अपन बता सकते हैं कि पर्वत निर्माण की क्रिया के कारण भूपटल में संतुलन में अव्यवस्था होने से भाग अस्थिर तथा कमजोर होते हैं और 50% से अधिक भूकंप विश्व के इन्हीं नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा, जहाँ पर महाद्वीपीय मग्न ढाल काफ़ी खड़े तथा तीव्र ढाल वाले होते हैं, या अपन ये बता सकते हैं भूमंडल के लगभग 40% भूकंप सागर तथा महाद्वीपों या द्वीपों के मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं। इसको इस तरह से बताया है कि यहाँ पर सागरीय जल आसानी से स्थल के नीचे रिसकर पहुँच जाता है और अधिक ताप के कारण गर्म होकर गैस का रूप धारण करके भूकंप का कारण बनता है। महाद्वीपीय ढाल के खड़े होने के कारण इस भाग के टूटकर गिरने से भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ये था महाद्वीपीय मग्न ढाल काफ़ी खड़े तथा तीव्र ढाल वाले होते हैं वहाँ पे। फिर आता है जहाँ पे ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो एक ही स्थान पे हैं। भूमंडल के ज्वालामुखी क्षेत्र तथा भूकंप क्षेत्र एक नहीं है। अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार भूकंप को जन्म देते हैं, यानी उनके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। फिर है जहाँ पर दरार तथा भूपटल भ्रंश की क्रिया सक्रिय रहती है और अपन ने पीछे कारण देख रहे थे उसमें भी अपन ने भ्रंशन जो है उसको एक कारक माना है, जैसे अफ्रीका का पूर्वी भाग। वैसे तो भूकंप की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाए तो ये
स्पष्ट होता है कि भूपटल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भूकंप से सुरक्षित कह सकते हैं। कई स्थानों पर अचानक भूकंप आ जाते हैं जिनके विषय में जरा भी संभावना नहीं रहती। 1929 नोवा स्कोशिया तथा न्यूफाउंडलैंड के बीच कैबेट जो जलडमरू मध्य है उसमें आया भूकंप जो था बहुत ही भयंकर जो आया था वो इसी तरह का अपन बता सकते हैं कि अप्रत्याशित था। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना प्रांत का हेलेना भूकंप भी इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का कोयना भूकंप जहाँ पर आया था वहाँ पर पहले भूकंप की आशंका तक नहीं थी, क्योंकि कारण क्या, ये भाग भूपटल का प्राचीनतम दृढ़ तथा व्यवस्थित स्थिर भूखंड माना जाता है। इन सभी जो अपन ने डिस्कस किया इनसे ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भूकंप क्षेत्र प्राय अनिश्चित होते हैं और भूकंप क्षेत्रों को निश्चित निर्दिष्ट पेटियों में विभाजित करते हैं। वर्तमान समय में भूकंप क्षेत्र तथा प्लेट सीमाओं में गहरा संबंध बताया गया है। अधिकांश भूकंप प्लेटों की सीमाओं के सहारे ही आते हैं। इसमें अपन प्रशांत महासागर तटीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।